अच्छा निसार भाई, 178-3 सर्वे नंबर लब्बे होटल के पीछे जैसे वो बस्ती गरीब गुरबा की तुड़ी है, तो उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आपने जो सवाल किए मैं उसका जवाब देता हूँ। आज जो मालेगांव शहर के अंदर जो लब्बैक होटल की आपने जो बात की है, लब्बैक होटल के पीछे जो बस्ती की बात की है आपने, बरोबर 178-3 हाँ सर्वे नंबर। जो झोपड़पट्टी जो उखड़ी है वो वाकई में बहुत गंभीर बात है, बहुत ख़तरनाक बात है कि आज हमारी माँ और बहनें, हमारे नन्हे नन्हे बच्चे आज इतनी कड़कती हुई धूप में आज वहाँ पे क्या हाल है। तो ये हमारे मौजूदा आमदार को देखना चाहिए था, उनकी इंक्वायरी करना चाहिए था, उनके ऊपर देख रेख करना चाहिए था, मगर आज हमारे मौजूदा आमदार ने कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया और ऊपर से चोरी तो चोरी और सीना चोरी की बात कर रहे हैं, चापलूसी बात कर रहे हैं कि फला ऑर्डर निकला था। अरे भाई हमको पता है कि यार हाई कोर्ट से उन लोगों को नोटिस आई थी, हमको पता है पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ मौजूद थी, हमको पता है, हम उनसे भी नहीं उलझ सकते, हम कानून को अब हमारे हाथ में नहीं ले सकते। कानून के रह के दायरे में वो लोग ने उनका काम किए, मगर एक आपका रूल था हजरत, आप एक एमएलए थे, आपका वहाँ पे मौजूद रहना बहुत ज़रूरी था ये मालेगांव शहर के लिए, क्योंकि आपने इलेक्शन में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे हजरत कि मेरा मालेगांव शहर, मेरे मालेगांव शहर की मेरी माँ और बहनें, मेरे बच्चे, मेरे बुज़ुर्ग हजरात, आपने इलेक्शन में यही बात की थी और आपको पूरे मालेगांव शहर ने इलेक्शन जितवाया। मगर आज आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि मैं वहाँ पहुँच नहीं सका। अब आप एक चापलूसी बात कर रहे, तो वो तो कहावत थी कि शहर जलता है तो जलने दो, लोग मरते हैं तो मरने दो। ये आग हम ही ने लगाई है तो ये आग आप ही ने लगवाई है। आपका काम था कि यार इसके ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए था, उन साहब से बातचीत करना चाहिए था कौन कौन है इसमें। अभी तो हमारे को ऐसा नाम सुनने में आया है कि इसाक जर वाला है, महफूज सेठ है, इसाक जर का जो लड़का है महफूज वो है, इरफान चमड़े वाला है, और मुफ्ती निज़ामुद्दीन है, और रईस सोटे वाला है, और हाईकोर्ट के कौन कौन वकील थे जो भी है 100%। अरे इन लोगों को आप बुलाना चाहिए था, इन लोगों से आप राब्ता करना चाहिए था, इन लोगों से आप बातचीत करना चाहिए था कि ये मसला कैसे क्या हल होगा। अब 2 दिन पहले जुमा के दिन इसाक सेठ के वहाँ पे पूरी पब्लिक गई, वहाँ पे बात ये हुई थी कि यार इसाक सेठ को बोला गया कि यार आप 20 लाख रुपया हाईकोर्ट के वकील साहब को पहुँचा दो तो ये मामला रुक जाएगा। तो वो मामला वाकई में रुकता था, मगर इसाक सेठ ने वो 20 लाख रुपया देने से मना कर दिए थे कि नहीं मैं नहीं दूंगा, और ये आफत आ गई है। तो अब हमको समझ में आता है कि यार इसमें इसाक सेठ का भी पूरा का पूरा रूल है। अब ये सबसे मिलकर आप बातचीत कर सकते थे, लेकिन आपने इस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिए। आज हमारी माँ और बहनें कैसी धूप में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। अरे भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए तड़प रहे हैं। बच्चे जाकर देखो हजरत, आप तो एसी में बैठकर मज़े ले रहे हैं, खा रहे पी रहे, वहाँ पे कैसे सो रहे हैं। वो तो हमारे मालेगांव शहर के कुछ ऐसे नौजवान, कुछ ऐसे सोशल वर्कर है, कुछ ऐसे खिदमतगार है, वो लोग अपने खाना उना पकाकर अपने ग्रुप के साथ में जाकर वहाँ पे खाने का नज़्म कर रहे हैं। मगर आपका अभी तक के कोई अमल दखल आया नहीं है, कोई आपकी रिजल्ट तो आई नहीं है कि यार हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने यहाँ पे आए, यहाँ पे दौरा किए, ऐसा फला डिमका किया, आपने कुछ भी नहीं किया। और मालेगांव शहर के अंदर आफत जब से आई है, जब से आप इलेक्शन जीत कर आए। अच्छा निसार भाई, अगर इनकी जगह शेख आसिफ साहब रहते एमएलए तो? आसिफ साहब की तो बात मत करो यार। आसिफ साहब तो शुरू से वो मालेगांव शहर के लिए क्या मालूम क्या समझते हैं, वो तो अपनी जान समझते हैं। मालेगांव शहर की आवाम को भी, हमारी माँ और बहनों को भी, क्योंकि उनको मोहब्बत है। मालेगांव शहर के अंदर जितने भी मुस्लिम समाज के जो रहने वाले हैं, मेरे हिंदू भाइयों भी रहने वाले, उनकी एक मोहब्बत है। एक आसिफ खानवादा हो गया, अभी एक निहाल साहब के खानवादे हो गए। इन लोगों को मालेगांव शहर से बहुत काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है। क्योंकि मैं कौन बिना पे बोल रहा हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर ये जो जन्म दाखिला मामला से जो मसले पैदा हुए, गिर सुमैया ने जो मामला खड़ा किए हैं, ATS को जो भिजवा कर हमारी माँ और बहनें कितनी जेल की सलाखों के पीछे सड़ रही है, इसमें भी आपने कुछ नहीं बोला। इसमें भी हमारे शहर के रहनुमा साबिक आमदार आसिफ शेख रशीद साहब, मुस्तकीम डिग्नेडी साहब,
और माइनॉरिटी डिस्पिन कमेटी के तमाम ही जिम्मेदारान शुरू से आखिरी तक के वो लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लोग मालेगांव शहर के लिए लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम लोगों को उन पर भरोसा है और वही लोग काम कर सकते हैं मालेगांव शहर की आवाम के लिए, मालेगांव शहर के मुसलमानों के लिए, और भी मामला जितने भी है ये सभी आएंगे मतलब उसके अंदर। और आज जो मामला जो बिगड़ रहे ये हमारे मौजूदा आमदार के ही वास्ते बिगड़ रहे हैं। जैसे निसार भाई वहाँ पर 200 झोपड़ा टूटा गया है, एक का घर 2 लाख का 2.5 लाख का घर है, तो इसकी भरपाई कौन भरेगा? इसकी तो अभी इसकी चौकसी तो होंगी अभी इंशाअल्लाह, क्योंकि हम लोग भी बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी ये हाईकोर्ट में मामला गया है, अभी हाईकोर्ट से कल मतलब पूरी मालूमात आएंगी कि यार किसके हक़ में मतलब वो फैसला हुआ है, वो बस्ती वालों को मतलब खरीदी दी जाएंगी कि नहीं जाएंगी। और जब तक कि ये मामला होगा नहीं तो हम भी इनके साथों साथ हम लगे रहेंगे। जैसे मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल वहाँ पर आए नहीं, आज अहदे पे थे, उनके उनको जो है ना उनकी ओहदे की पड़ी है। हाँ, उनको मालेगांव शहर की आवाम से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध ताल्लुकात नहीं है। गरीब मरता है तो मरने दीजिए, गरीब मरता है तो मरने दीजिए, गांव जलता है तो जलने दीजिए। उनका यही डायलॉग है अब, क्योंकि चाहते तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। अरे आज तुम एक मौजूदा आमदार हो, आज तुम्हारी पावर क्या है ये हम जैसे सोशल वर्कर लोग जानते हैं, मगर आपने कुछ आवाज़ नहीं उठाई। मैं ये बोलना चाहता हूँ निसार भाई आपको, जैसे शेख आसिफ साहब आज अहदे पे नहीं है ना, शेख आसिफ साहब को मैं सलाम करता हूँ, मुस्तकीम डिग्नेडी साहब को मैं सलाम करता हूँ, और भी ऐसे जो कार्यकर्ता है मैं उनको सबको सलाम करता हूँ। ये लोग नहीं कुछ ओहदे पे, नहीं कुछ पद पे रहकर ये इतने ढेर सारे मालेगांव शहर के अंदर काम कर चुके हैं और अभी तक ये कर रहे हैं। तुम्हारा एक नंबर बोलना बराबर। निसार भाई मैं ये बोलना चाहता, अगर शेख आसिफ साहब एमएलए रहते तो अपनी कुर्सी की फिक्र नहीं करते, कौम की फिक्र करते, वहाँ पर खड़े। आसिफ साहब, अल्लाह को भूल से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कभी आज के मौजूदा हालात में अगर कभी आसिफ शेख रशीद साहब एमएलए रहे